तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी हो चुकी है। फुल ड्रेस रिहर्सल था 23 जनवरी को, और इस जहाँ पे मैं बैठा हूँ असल में परेड की शुरुआत यहीं से होती है। ये राजपथ का बिल्कुल शुरुआती हिस्सा, और मेरे पीछे में इंडिया गेट है। आप देख रहे हैं तिरंगा दोनों तरफ सड़क किनारे लग चुका है। लोगों के लिए सड़क बंद है। और आज की कहानी के लिए जगह चुनने की खास वजह है। आज एक बहुत अहम दिन है हमारे इतिहास के लिए भी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह की आज से शुरुआत हो रही है। 23 जनवरी 23 जनवरी 1897 को नेताजी का जन्मदिन था, उनकी पैदाइश हुई थी। तो 125वीं सालगिरह नेताजी के जन्म की, उसका जो समारोह है उसकी शुरुआत हो रही है। और ये पूरा एक ख़ास साल है। पूरे साल तक नेताजी की ज़िंदगी के अलग अलग जो सारी चीज़ें हैं वो लोगों के सामने लाई जाएंगी, सरकारी लेवल पर भी और अलग अलग तरीक़ों से भी। लेकिन अफसोस की बात ये देखिए कि 125वीं जयंती समारोह की शुरुआत हो चुकी, लेकिन आज भी इस देश में नेताजी की पुण्यतिथि क्या है ये कोई नहीं कहता। मतलब रिकॉर्ड पर है ही नहीं। क्यों नहीं है, इसकी सिर्फ एक बानगी आपको बताता हूं कि पिछले साल पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो है, उसने एक ट्वीट कर दिया था और उसमें लिखा था कि आज नेताजी की पुण्यतिथि पर देश उन्हें याद कर रहा है। और इसको लेके काफ़ी हंगामा हो गया। नेताजी के परिवार के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई, ऑब्जेक्शन जताया। उन्होंने कहा कि जब हमें अभी पता ही नहीं है कि नेताजी की मौत कब हुई, कैसे हुई, तो फिर आप एक ख़ास डेट पर, एक ख़ास तारीख पर क्यों उनकी पुण्यतिथि का ऐलान कर रहे हैं। इससे आपको एहसास होगा कि नेताजी इस देश के पहले ऐसे नेता हैं अभी तक, इतने बड़े नेता, इतने बड़े सिपाही, आज़ादी की लड़ाई जिन्होंने लड़ी, आज़ाद हिंद फौज बनाई। उनकी डेथ एनिवर्सरी की तारीख आज भी रिकॉर्ड पर नहीं है। आज भी उनकी पुण्यतिथि किस दिन मनाई जाए नहीं मालूम। और इसकी वजह है उनकी मौत से जुड़ी हुई तमाम राज, रहस्य। आज की कहानी, हालांकि सुभाष चंद्र बोस की पूरी कहानी मैंने आपको इसी क्राइम तक के एपिसोड में सुनाई है, लेकिन आज सुनाने की एक दूसरी वजह है। अनीता बोस, सुभाष चंद्र बोस की जो बेटी हैं, उन्होंने एक मांग की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां जो जापान के एक मंदिर में रखी हुई हैं, आज भी अगर उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए तो इस सवाल का जवाब मिल सकता है कि सुभाष चंद्र बोस की मौत कब और कैसे और कहाँ हुई। इसी से एक बड़ा सवाल उठता है, जब साइंस इतना तरक्की कर गया, सब कुछ हो गया, आज भी हम एक इतने बड़े नेता की मौत की तारीख, वजह, जगह को लेकर कंफ्यूज क्यों है, जबकि हमारे सामने डीएनए भी है। डीएनए टेस्ट के ज़रिए बड़ी आसानी से ये पता लगाया जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस की वाकई मौत ताइवान में हुई थी, वाकई उनकी अस्थियां जापान में हैं। अगर ये सब सच है तो वो गुमनामी बाबा कौन थे जिनकी 1985 में उत्तर प्रदेश में मौत हुई, जिनका अंतिम संस्कार अयोध्या में हुआ और जिनका भी डीएनए कराया गया और उस डीएनए की अलग अलग रिपोर्ट है। तो अभी एक सवाल फिर से उठा है कि भारत सरकार अगर उन अस्थियों का डीएनए कराता है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत को लेकर जो राज और रहस्य है वो सुलझ सकता है। अब सवाल ये है कि वो अस्थियां कहाँ, कैसे पहुंची, क्या है और डीएनए से क्या होगा। ये सारी चीज़ें, सारी कहानियाँ आज आपके सामने इसलिए भी क्योंकि आज से ही नेताजी की जो 125वीं जयंती समारोह है शुरुआत हो रही, तो इससे बेहतर मौका मिलेगा नहीं। बात है 18 अगस्त 1945 की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान लगभग हार चुका था। जापान के साथ नेताजी की दोस्ती आप सबको पता है। तो अजीब सी हालत थी और जापान के हाथ से धीरे धीरे सारी चीज़ें निकल रही थी, सेना बिखर रही थी। और ऐसे सिचुएशन में सुभाष चंद्र बोस उस वक्त सिंगापुर से बैंकॉक होते हुए सैगोन पहुंचे थे। अब वहाँ से आगे जाने के लिए उन्हें विमान चाहिए, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जापान की हार और बहुत सारी चीज़ें थी, तो कोई जापानी प्लेन था नहीं। बड़ी मुश्किल से एक जापानी बम वर्षक यानी कि जो लड़ाकू विमान, वो सुभाष चंद्र बोस को उसमें जगह मिली। और उसी जगह पर एयरपोर्ट पर कुछ लोग सुभाष चंद्र बोस को छोड़ने आए और सुभाष चंद्र बोस उस जापान के बम वर्षक प्लेन में बैठ गए। उस प्लेन में कुल 14 मुसाफिर सवार थे, एक पायलट और को पायलट भी, लेकिन जगह नहीं थी। और सुभाष चंद्र बोस को हालांकि जापानी सेना के लोगों ने को पायलट की सीट ऑफर की,
लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने मना कर दिया। एक तो उनकी कद काठी बड़ी थी और फिर उन्हें लगा कि ये ठीक नहीं होगा, और वो उसी प्लेन में फर्श पर बैठ गए। अच्छा, उस वक्त प्लेन में एसी और ये सारी चीज़ें होती नहीं थी, ख़ासतौर पर ये जो बम वर्षक और लड़ाकू विमान हुआ करता था। तो जब प्लेन आसमान में पहुंचता, ऊंचाई पर पहुंचता, तो ठंड भी होती, टेम्परेचर बढ़ता, और उन सारी चीज़ों के बीच में सुभाष चंद्र बोस इस प्लेन में सफ़र कर रहे हैं आगे जाने के लिए। उनके साथ कर्नल हबीबुर रहमान थे, उनके साथ उनके जो दुभाषीय थे, जो ट्रांसलेट करते थे, वो भी थे। और उसी प्लेन में कुछ कंटेनर में पेट्रोल भी रखा हुआ था, जिसको लेकर वो प्लेन आगे बढ़ रहा था, बम वर्षक प्लेन। जब प्लेन हवा में ही था और ताइपे एयरपोर्ट के पास करीब लैंड करने वाला था, तभी अचानक प्लेन एक हादसे का शिकार होता और इसका जो प्रोपेलर था वो टूट जाता है। प्लेन में आग लग जाती है, बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से उसे नीचे लैंड किया जाता है। हबीबुर रहमान नेताजी को कहते हैं कि वो प्लेन के आगे के दरवाजे से बाहर निकलें, क्योंकि पीछे के दरवाजे में आग की लपटें थीं और आग बड़ी तेज़ी से फैल रहा था। इत्तेफाक से जब सुभाष चंद्र बोस उस प्लेन से बाहर निकलने लगे, जो पेट्रोल का कंटेनर रखा हुआ था उसमें उनके जो कपड़े थे वो डूब जाते हैं, एक तरह से पेट्रोल से सन जाते हैं और आग पकड़ लेते हैं। किसी तरह से बड़ी मुश्किल से वो प्लेन से बाहर आते हैं, लेकिन तब तक आग के लपटों से घिर चुके थे सुभाष चंद्र बोस। कर्नल हबीबुर रहमान को ज़्यादा चोट नहीं आती। उसके बाद ये नीचे आते हैं तो देखते हैं कि बड़ी मुश्किल से फिर कर्नल हबीबुर रहमान और बाकी लोग सुभाष चंद्र बोस के कपड़ों में लगी आग को बुझाते हैं, लेकिन तब तक आग अपना काम कर चुका था। सुभाष चंद्र बोस बुरी तरह से जल चुके थे, झुलस चुके थे। बाद में इन सारे जो घायलों को वहाँ से अब हॉस्पिटल ले जाना था, लेकिन कोई एम्बुलेंस नहीं था, तो एक मिलिट्री ट्रक में इन सभी को डालकर वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया। करीब 10 मिनट के बाद ये लोग हॉस्पिटल में पहुँचते हैं और ये ताइहोकू सैनिक हॉस्पिटल था। वहाँ पर जब सारे लोगों को देखा जाता है, जापानी सैनिक भी बहुत सारे घायल थे, पर नेताजी की हालत ज़्यादा ख़राब थी। वो बुरी तरह से झुलस चुके थे और मतलब शरीर के सारे अंग के साथ साथ जो एक डॉक्टर जिन्होंने उनको पहली बार देखा था उस हॉस्पिटल में, उनका कहना था कि उनका दिल तक जल गया था। खैर, फिर भी वो इलाज करने की कोशिश करते रहे, उनके बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोशिश कामयाब हुई नहीं। और 18 अगस्त 1945 की रात को ही करीब 9 बजे, ये दोपहर को हादसा हुआ था प्लेन में, और रात 9 बजे कुछ घंटों के बाद इस हादसे के 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई हॉस्पिटल में। अब उस वक्त एक चीज़ थी, जो बहुत सारी चीज़ें आती है सुभाष चंद्र बोस की मौत को लेकर, तो उसमें यह है कि जापान में जो लोग जिनकी मौत होती है उनकी फ़ोटो लेने की परंपरा जो है वो नहीं है। और कर्नल हबीबुर रहमान का ये कहना था कि उन्होंने भी सुभाष चंद्र बोस की लाश की तस्वीर इसलिए नहीं ली क्योंकि हादसे और आग से जलने की वजह से उनका चेहरा बुरी तरह से सूज गया था और वो नहीं चाहते थे कि वो चेहरा दुनिया देखे, और इसीलिए उन्होंने तस्वीर नहीं ली। ये पहली चीज़ थी। अगर ये तस्वीर उनकी लाश की बॉडी की होती तो शायद सुभाष चंद्र बोस की मौत को लेकर इतना रहस्य अब तक न हुआ होता। खैर, उनकी मौत के बाद 4 दिन तक कोशिश की गई उनकी जो शव है उसको भेजने की, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, हालात ठीक नहीं थे, प्लेन मिल नहीं रहा था। तो आखिर में 19 अगस्त को पहले तो उनके शव को ताबूत में रखा गया और फिर इंतज़ार किया गया प्लेन का, प्लेन मिला नहीं। तो 22 अगस्त 22 अगस्त 1945 को ताइपे में ही, जो ताइवान में है, वहाँ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। 22 अगस्त को, यानी 18 अगस्त को उनकी मौत हुई और 4 दिन के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के वक्त जो लोग मौजूद थे उसमें कर्नल हबीबुर रहमान थे, जापानी सेना के मेजर नागातोमो थे, और सुभाष बोस के जो एक दुभाषीय थे जुइची नाकामुर, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। सुभाष चंद्र मौत की जांच के लिए बाद में 3 टोटल कमीशन बनी थी। उसमें से एक कमीशन जो एक आयोग थी, उसमें मेजर नागातोमो ने शाहनवाज कमीशन को ये बताया था कि जब अंतिम संस्कार हुआ ताइपे में, तो उसके बाद उन्होंने उस भट्टे को खोला था जहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ, और उसके अंदर की स्लाइडिंग प्लेट को खींचा, और फिर उसके बाद एक लकड़ी का डब्बा वो अपने साथ ले गए थे,
उन्होंने कहा कि अंदर देखा तो नेताजी का कंकाल जो है वो पड़ा हुआ था, पूरी तरह से शव जला नहीं था, और हालांकि शव जल चुका था, कंकाल और कुछ हड्डियां बची हुई थी। तो उन्होंने कहा कि बौद्ध परंपरा का पालन करते हुए सबसे पहले चॉप स्टिक की मदद से उनकी गर्दन की हड्डी उठाई, टुकड़े तो थे। उसके बाद उनके शरीर के हर अंग की एक एक हड्डी उठाकर वो अपने साथ लाए हुए डब्बे में उन्होंने रख दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसी आयोग के सामने कर्नल हबीबुर रहमान ने भी एक गवाही दी और उन्होंने कहा था कि एक के जो जिस शमशान में जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ, क्रिमेटोरियम में, वहाँ के एक अफसर ने उनको सुभाष चंद्र बोस के एक दांत दिया था, जिस पे सोने का प्लेट लगा हुआ था, वो सोने का दांत था, और वो उस अंतिम संस्कार में शव के साथ जल नहीं पाया था। तो एक कागज़ में लपेट कर उन्होंने कर्नल हबीबुर रहमान को वो दांत दे दिया। कर्नल हबीबुर रहमान की फैमिली बाद में जब आज़ाद हुआ हिंदुस्तान और बंटवारा हुआ तो वो लोग पाकिस्तान चले गए थे। तो उनके कर्नल हबीब के बेटे नईमुर रहमान ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि हाँ, उनके वालिद ने उन्हें सुभाष चंद्र बोस का एक दांत दिया था सोने का, लेकिन नहीं, दांत के बारे में बताया था, और उन्होंने कहा था कि वो दांत उन अस्थियों के साथ जो उनका अंतिम संस्कार हुआ, जो राख थी, जो हड्डियाँ थी, उसके साथ उसी अस्थि कलश में उस दांत को भी डाल दिया था सोने के। और बाद में फिर उनकी ये सारी अस्थियाँ और ये सारी चीज़ें जापान के एक मंदिर में रखी गई थी। 2002 में अपने फॉरेन डिपार्टमेंट के 2 अफसरों ने भी इस बात की तस्दीक की कि जापान के रेंकोजी मंदिर में जो नेताजी की अस्थियां रखी हुई हैं, उनमें कागज़ में लिपटा हुआ सोने का एक दांत भी था अस्थि कलश में, और वो अब भी मौजूद है, और उन्होंने उसकी बाकायदा तस्वीर भी खींची थी। तो अंतिम संस्कार के बाद ताइपे में अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन अस्थियां जापान कैसे पहुंची थी उसकी भी कहानी ये है कि बाद में जापानी सोल्जर और जापान सेना के लोगों ने नेताजी की अस्थियों को अपने साथ बाकायदा जापान लेकर गए थे, और जापान ले जाने के बाद उसको वहाँ की एक मंदिर में रखा है। और आज भी इस रेंकोजी मंदिर में वो अस्थियां रखी हुई हैं, और वहाँ पे बाकायदा लोग जब आते हैं उनको देखने के लिए तो उसको निकाला जाता है और 2 मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं सम्मान के तौर पर, और फिर उससे के लोग दर्शन करते हैं। जब ये अस्थियों की बात आई और वहाँ पे रेंकोजी मंदिर में रखने की बात आई, तब इनका ये था कि उस वक्त भारतीय दूतावास, चूँकि उसके बाद कुछ वक्त के बाद भारत आज़ाद हो गया, तो भारत सरकार से ये कहा गया था, उस वहाँ के रेंकोजी मंदिर के पुजारी ने कहा था कि ये सुभाष चंद्र बोस की अस्थियाँ हैं, सरकार अपने लेवल पे फैसला ले जापान के साथ मिलकर तो इन अस्थियों को भारत भेजा जा सकता है। यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस ने भी कहा था कि चूँकि सुभाष चंद्र बोस एक हिंदू हैं और अगर उनकी अस्थियों को भारत लाकर गंगा में प्रवाहित की जाती है, तो ये एक सम्मान भी होगा, एक राष्ट्र का भी सम्मान होगा। लेकिन आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि करीब 70-75 साल हो गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां हिंदुस्तान क्यों नहीं लाई गई, इसकी क्या वजह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उसी अस्थियों को लेकर ये सबसे बड़ी चीज़ आ रही है कि अगर उन अस्थियों का डीएनए कराया जाए तो ये बात पता चल सकती है कि नेताजी की मौत कब हुई, कैसे हुई, और वहाँ पर जो कुछ था, जो बात 18 अगस्त 1945 की हो रही है कि एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत आग से जलने की वजह से हुई, तो फिर बाद में जो गुमनामी बाबा यूपी में एक बात आई जो आकर रहे, वो शख्स कौन थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये भी है कि बाद में वो कहीं छुप गए थे और आज़ादी के बाद भी लंबे सालों तक जिंदा रहे। इन सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं, और डीएनए के ज़रिए अगर वाकई उन अस्थियों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो अस्थियां हैं, तो फिर डीएनए से ये बिल्कुल साबित किया जा सकता है कि हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को हुई। और अगर वो अस्थियां, उनका डीएनए टेस्ट नाकाम हो जाता है, तो फिर वो सवाल अपनी जगह कायम होगा कि नेताजी की मौत कैसे हुई। अब आपको यहाँ बताऊं कि गुमनामी बाबा नाम के एक शख्स जो यूपी में रहे, लंबे वक्त तक रहे, जिनको लेकर ये कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस वही थे और गुमनामी बाबा के नाम से रह रहे थे, 1985 में 16 सितंबर 1985 में गुमनामी बाबा की मौत हुई।
मौत के बाद बहुत सारे उनके घर से ऐसे दस्तावेज मिले, कुछ किताब मिले, जिससे ये पता चला कि ये सुभाष चंद्र बोस ही हैं जो गुमनामी बाबा बनकर रह रहे थे। इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं अफवाहों को ध्यान में रखते हुए उस वक्त बाकायदा गुमनामी बाबा का डीएनए कराया गया था, ताकि ये पता चल सके कि गुमनामी बाबा और सुभाष चंद्र बोस एक ही शख्स हैं या अलग अलग हैं। तो उस वक्त दो दांत, गुमनामी बाबा के दो दांतों का डीएनए टेस्ट किया गया था CFSL हैदराबाद में, और वो रिपोर्ट इनकन्क्लूसिव थी, मतलब वो नतीजे पर नहीं पहुंच पाए थे कि ये गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस हैं। इसके अलावा कोलकाता में भी डीएनए सैंपल का टेस्ट किया गया, लेकिन कोलकाता CFSL ने अपनी रिपोर्ट में ये साफ कहा कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस नहीं है। सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लोगों के जो सैंपल लिए गए थे और जो गुमनामी बाबा के सैंपल थे, डीएनए में वो दोनों मैच नहीं कर पाया। तो इससे ये पता चला कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस नहीं थे डीएनए के जरिए। एक मेंबर कमेटी एक और बनाई गई थी, विष्णु सहाय कमीशन, उत्तर प्रदेश में, और बाकायदा यूपी की असेंबली में 2 साल पहले विधानसभा में इसकी रिपोर्ट भी रखी गई थी, और इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि गुमनामी बाबा नेताजी नहीं है और ये कोई और थे। तो जिसको लेके एक शक और सवाल था, उसमें यह था कि वो नेताजी नहीं है। अब सुभाष चंद्र बोस की मौत को लेकर जिस तरीके से सवाल थे, उसको लेकर अलग अलग वक्त में अलग अलग सरकारों ने 3 कमीशन बनाई, 3 ऐसी जांच आयोग बनाई जिससे उनकी मौत का सच पता लगाया जा सके। सबसे पहले शाहनवाज कमीशन बना 1956 में, दूसरा कमीशन बना खोसला कमीशन 1970 में, और इन दोनों कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें यह कहा कि सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को ताइपे के प्लेन क्रैश में आग से लगने की वजह से हुई। तीसरा एक और आयोग बना जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के टाइम में बना गया था, और ये कमीशन जो थी 1999 में बनी, मुखर्जी कमीशन। तो मुखर्जी कमीशन जब बनी, मुखर्जी कमीशन तो ये राजपथ पे तैयारी है 26 जनवरी की। चलिए अच्छा हुआ, मैं भी थोड़ा सा, जितने कीटाणु जरासीम में शायद मर जाएंगे अब, मैं भी उसके अंदर आ गया इस धुएं के। तो खैर, तो 2 कमीशन मैंने आपको बताया, 1956 में शाहनवाज कमीशन, 1970 में खोसला कमीशन। इन दोनों कमीशन ने अपनी पूरी जांच के बाद जो रिपोर्ट दी उसमें यह था कि सुभाष चंद्र बोस की मौत यही लगता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइपे में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार आई एनडीए की, तब 1999 में इस सरकार ने अपनी रिपोर्ट दी, और इसमें उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की मौत ताइपे में होने को लेकर शक जताया, और उस थ्योरी से सहमत नहीं थे जो सहाय या फिर शाहनवाज कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कही थी। तो फिर मामला आकर वहीं रुक गया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस की मौत और ज़िंदगी से जुड़े हुए बहुत सारे फाइलों को आम करने की बात की गई। 2014 में वेस्ट बंगाल सरकार ने 2015 में 64 फाइल उनकी ज़िंदगी और मौत से जुड़ी हुई जारी की थी। उसके अलावा 2016 में इन जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने भी करीब 100 ऐसे फाइल्स नेताजी के जो उससे जुड़े हुए थे वो जारी की। ये सारी चीज़ें जारी हुई, लेकिन सवाल और शक अपनी जगह कायम रहे। अब सवाल यहाँ पे ये है कि नेताजी की मौत ताइपे में हुई और जापान में, जो मैंने आपसे कहा कि उनकी अस्थियां रखी वो कैसे गई। तो 23 अगस्त 1945 को 23 अगस्त 1945 यानी 22 अगस्त को अंतिम संस्कार हुआ था। उसके बाद कर्नल हबीबुर रहमान और जापानी आर्मी के जो मेजर थे नागाटोमो, ये उनकी अस्थियों को अपने साथ ले गए थे कपड़े में और एक डब्बे में डालकर। वहाँ पे एक है कि जिसमें अस्थियाँ होती हैं उसको एक गले में कपड़ा बांधा जाता है और अब गले में लटका कर ले जाते हैं, तो वहाँ रखा, गले में डालकर वो लेकर गए। कर्नल हबीबुर रहमान इस प्लेन में थे, लेकिन वो बच गए थे, और उनके साथ जो दूसरे थे उनके 2 भाषी वो भी बच गए थे। तो इनकी जो पूरी बयान है, इन्होंने अपने सारे चीज़ें बताई, वो ये थी कि मूर्तियों जो जहाँ पे इनकी जो अस्थियाँ थी सफ़ेद कपड़ों में थी, जिसे एक सेफ लॉक से निकाला गया था, और उसके बाद उस बॉक्स को एक लंबे से कपड़े से जोड़ा गया जो गले में टांगने के काम आता है, और फिर इन अस्थियों को जापान ले जाया गया। जापान के सबसे पहले इस फुकुओका कोई शहर है, वहाँ पे ताइपे से इसको लाया गया प्लेन के ज़रिए, और फिर वहाँ से
कर्नल रहमान और लेफ्टिनेंट टी सकाई टोक्यो उड़े और टोक्यो में ले जाकर इस अस्थि को एक S.A. अय्यर जो कि मिनिस्टर थे आज़ाद उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, उनको कहा गया। उसके बाद अय्यर ने वो अस्थि ली, अपने घर में ले गए और फिर वहाँ से फिर टोक्यो की एक मंदिर में 2 मार्च 2007 को एक RTI किया गया था, जिसमें ये बताया गया कि ये अस्थियाँ लकड़ी और टिन के बने डब्बे, छोटे से एक डब्बे में रखी हुई हैं और ये रेंकोजी मंदिर के एक परिसर में एक अलमारी में रखा हुआ है और जब भी कोई पर्यटक आता है और देखना चाहता है तो इसको निकाला जाता है, 2 मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं, उनके बीच में रखा जाता है और बाकायदा इसी RTI में और भारतीय दूतावास के जरिए ये भी कहा गया है कि ये अस्थियाँ जो हैं 9 इंच लंबे और 6 इंच चौड़े बक्से में रखी गई हैं, जो बक्सा है। रेंकोजी मंदिर के पुरोहित ने 23 नवंबर 1953 को पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्राइम मिनिस्टर थे उनसे कहा था कि 18 सितंबर 1945 से सुभाष चंद्र बोस की जो अस्थियां हैं वो उनके मंदिर में रखी हुई हैं। 18 सितंबर 1945 से आज हम 2021 में हैं और ये वहीं रखी हुई है और उन्हीं पुरोहित साहब ने ये कहा था कि जब भी भारत सरकार कोई फैसला लेती है इन अस्थियों को यहाँ से लेकर जा सकती है भारत। अब इन चीज़ों को नई जो हवा मिली है वो ये है, अनीता बोस जो सुभाष चंद्र बोस की बेटी हैं, ऑस्ट्रिया में रहती हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और उनसे मिलने की इजाज़त भी मांगी और कहा है कि एक बार अगर इन अस्थियों का DNA टेस्ट हो जाए तो सुभाष चंद्र बोस की मौत की जो पहेली है वो सुलझ जाएगी। ये पता चल जाएगा कि उनकी मौत 18 अगस्त 1945 को हुई है। अभी तक उनके परिवार के सामने सबसे अफसोस की बात यह है कि उन्हें यही नहीं मालूम कि उनके जो पिता हैं उनकी पुण्यतिथि कब है, डेथ एनिवर्सरी कब आती है। और अगर इन अस्थियों का DNA नहीं होता है तो फिर अनीता बोस ने ये कहा है कि फिर वो ये मान कर चलेंगे कि सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को ताइपे में एक प्लेन क्रैश के बाद जलने से हुई थी। तो अब ये सरकार और जापान सरकार इन दोनों के बीच की बात है कि DNA के लिए क्या राज़ी होते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम तरक्की, साइंस की तरक्की हो चुकी है, एक इतने बड़े हस्ती, इतने बड़े शख्स, इतने बड़े नेता, इतने बड़े आज़ादी की लड़ाई की सिपह सलार, उनकी मौत कैसे और कब और कहाँ हुई, इस सवाल के जानने का हक पूरे देशवासी को है। तो अगर DNA से ये राज खुल सकता है तो फिर इस DNA को कराने में मजबूरी क्या है। मुझे लगता है कि जापान सरकार को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, तो जापान सरकार भी इसमें मदद कर सकती है, लेकिन पहल भारत सरकार को करनी है। अब देखना यह है कि क्या भारत सरकार टोक्यो के मंदिर में रखी सुभाष चंद्र बोस की उन अस्थियों का DNA कराने को राज़ी होती है या नहीं। अगर होती है तो शायद बहुत जल्द हम लोगों के सामने जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि है 23 जनवरी 1897, उसी तरह उनकी पुण्यतिथि यानी डेथ एनिवर्सरी की तारीख भी हम सभी देशवासियों के सामने होगी। तो उम्मीद यही है कि सरकार इसके लिए तैयार हो और DNA कराए, क्योंकि इस सवाल का जवाब वाकई सामने आना चाहिए कि आखिर सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई कैसे थी। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।